भारत जो संविधान है यह संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति 5 परिस्थितियों में दिया है। वह कौन सी 5 परिस्थितियां हैं? पहला है अनुच्छेद 249 अनुच्छेद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी का एक बहुत ही मजेदार टॉपिक, जिसका नाम है केंद्र राज्य संबंध, यानी कि सेंटर स्टेट रिलेशन। दोस्तों, यह सभी एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। हम लोग एकदम डिटेल में हर आर्टिकल यानी कि हर अनुच्छेद को और उसके सब आर्टिकल को भी डिस्कस करते हुए चलेंगे एकदम डिटेल में, सुप्रीम कोर्ट के केस के साथ में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि कंटेंट बहुत ही अच्छा लाए हैं, पसंद जरूर आया होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं केंद्र राज्य संबंध। दोस्तों, केंद्र और राज्यों के बीच में जो संबंध है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में संबंधों के बारे में लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, इन संबंधों को हम लोग 3 आधार पर डिस्कस कर सकते हैं। पहला है विधायी संबंध, यानी कि कानून बनाने में जो संबंध है दोनों में, कि कैसे कानून बनेंगे, कि इनका कानून, केंद्र का कानून कहाँ लागू होगा, स्टेट का कानून कहाँ लागू होगा, इसकी क्षेत्र कहाँ होगा, मतलब इस स्टेट के जो कानून बनाने का सीमा यानी दायरा है कितना है, केंद्र का दायरा कितना है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे प्रशासनिक संबंध के बारे में, यानी कि इन दोनों का जो प्रशासनिक संबंध है। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे वित्तीय संबंध के बारे में। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे विधायी संबंधों के बारे में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। केंद्र राज्य संबंध। दोस्तों, केंद्र एवं राज्यों के संबंधों का अध्ययन 3 दृष्टिकोण से किया जा सकता है। दृष्टिकोण का मतलब होता है आधार, यानी कि 3 तरीकों से किया जा सकता है। पहला तरीका है विधायी संबंध, यानी कि विधायी का मतलब होता है कानून, कानून बनाने का जो संबंध है। दूसरा है प्रशासनिक, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का। तीसरा है वित्तीय संबंध, वित्तीय मतलब फाइनेंशियल यानी पैसों से रिलेटेड जो संबंध होंगे केंद्र और राज्यों के बीच में। तो पहला संबंध है विधायी संबंध। विधायी संबंध दोस्तों, जो विधायी संबंध का चर्चा है भारतीय संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक किया गया है। अगर किसी छोटे एग्जाम में सवाल ये पूछ सकता है कि केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंध का वर्णन भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो वह है भाग 11। अगर अनुच्छेद पूछ रहे तो अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक किया गया है। तो हम लोग एक एक अनुच्छेद को देखते हुए चलेंगे। संविधान के भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला चीज भाग 11 और दूसरा 245 से 255, यानी कि केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय संबंध जो विधायी संबंध का चर्चा है वह है भाग 11 में। अनुच्छेद कौन है? 245 से लेकर 255 तक। केंद्र राज्य के बीच विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। भाग 11 में अनुच्छेद 245 से 255 तक केंद्र एवं राज्यों के बीच विधायी संबंधों की चर्चा की गई है। तो इसमें आता है पहला अनुच्छेद 245। दोस्तों, 245 में हम लोग 3 सब आर्टिकल को डिस्कस करेंगे, 245 1, 245 2 और 245 3। तो हम लोग पहले देखते हैं 245 1 क्या कहता है। 245 1 कहता है संसद पूरे भारत या इसके किसी भी क्षेत्र के लिए कानून बना सकता है। यानी कि पहला चीज 245 का 1 कहता है संसद पूरे भारत या भारत के किसी भी एक क्षेत्र के लिए कानून बना सकता है। संसद जो है भारत का पार्लियामेंट, जो भारतीय पार्लियामेंट है जहां पर सांसद चुनकर जाते हैं, वो लोग कानून बनाने का काम करते हैं। तो कानून पूरे भारत के लिए भी बना सकते हैं और
अगर पूरे भारत के लिए किसी खास क्षेत्र के लिए कानून बनाना चाहते हैं तो किसी खास क्षेत्र के लिए भी कानून वो लोग बना सकते हैं। तो पहला चीज 245 ये कहता है भारतीय संसद यानी कि संसद पूरे भारत के लिए या इसके किसी भी क्षेत्र के लिए कानून बना सकता है। फिर दूसरा अनुच्छेद कहता है मतलब 245 का 2 कहता है राज्य विधानमंडल पूरे राज्य या राज्य के किसी भी क्षेत्र के लिए कानून बना सकता है। पहला चीज ये कहता है कि संसद पूरे भारत या भारत किसी एक क्षेत्र के लिए कानून बना सकता है। फिर दूसरा कहता है राज्य विधानमंडल, जैसे कि देश में संसद मेन है कानून बनाने में, वैसे राज्यों का विधानमंडल मेन होता है कानून बनाने के लिए। यह विधानमंडल केवल अपने ही राज्य के लिए कानून बना सकता है। तो कह रहा है कि विधानमंडल पूरे राज्य या राज्य के किसी क्षेत्र के लिए कानून बना सकता है। राज्य विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून राज्य के बाहर के क्षेत्र पर लागू नहीं किया जा सकता। यानी कि दोस्तों यह कह रहा है जो राज्य विधानमंडल कानून बनाएगा वह कानून जिस राज्य विधानमंडल ने बनाया है, जैसे उत्तर प्रदेश का विधानमंडल अगर कोई कानून बना दिया, जैसे कि एक कानून बनाया कि जो दंगा करेंगे उनकी संपत्ति कुर्क कर ली जाएगी, तो यह जो नियम है दूसरे राज्य पर लागू नहीं होगा, केवल उत्तर प्रदेश पर ही लागू होगा। तो यही कह रहा है कि राज्य विधानमंडल राज्य या राज्य के किसी भी क्षेत्र के लिए कानून बना सकता है, लेकिन वह कानून राज्य के बाहर क्षेत्र पर लागू नहीं होगा। लेकिन संसद क्या कह रहा है, संसद पूरे देश के लिए कानून बना सकता है या देश के किसी एक क्षेत्र के लिए कानून बना सकता है। फिर तीसरा बात और इंटरेस्टिंग बात यह कहता है अनुच्छेद 245 का 3, केवल संसद अतिरिक्त संसदीय विधान बना सकती है। यानी क्या क्या करा 345 का 245 3 करा कि केवल संसद अतिरिक्त संसदीय विधान बना सकती है। इसका मतलब क्या है, इसको हम लोग समझते हैं। अतिरिक्त संसदीय विधान का मतलब क्या है, कह रहा है इस तरह का संसद का कानून भारतीय नागरिक एवं उनकी विश्व में कहीं भी संपत्ति पर लागू होता है। यानी कि यह कह रहा है कि जो अतिरिक्त विधान बनाएगा संसद वह भारतीय नागरिक जो भारत के नागरिक हैं उन पर और उनकी जो विश्व में कहीं भी संपत्ति है उस पर लागू होगी। यानी कि जो संसद अतिरिक्त विधान बनाएगा वह भारत के नागरिक पर और उनकी संपत्ति विश्व में किसी भी कोने पर होगी उस पर लागू होगी। लेकिन राज्य विधानमंडल ऐसा नहीं कर सकता कि उस अपने नागरिकों के लिए ऐसा कानून बनाए कि उसकी संपत्ति कहीं भी हो लागू हो। उसकी जो राज्य विधानमंडल की शक्ति होगी यानी कानून की शक्ति वह राज्य से बाहर नहीं होगी, लेकिन संसद की शक्ति देश से बाहर हो सकती है। कब? लेकिन नागरिक भारत के होने चाहिए। अगर भारत के नागरिक हैं तभी उनके विश्व के किसी भी संपत्ति पर लागू होगी। यह संसद कानून बना सकती है कि विश्व के बाहर भी संपत्ति पर लागू हो जाए अगर नागरिक हैं, लेकिन राज्य विधानमंडल यह कार्य नहीं कर सकती है। तो यह था अनुच्छेद 45 में जो 3 बातें कही गई थी। पहला बात है संसद पूरे भारत के लिए या किसी उसके क्षेत्र के लिए किसी खास क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है। फिर 245 का 2 कहता है राज्य विधानमंडल पूरे राज्य के लिए या राज्य के किसी भी क्षेत्र के लिए कानून बना सकती है, लेकिन वह कानून उस राज्य के क्षेत्र के बाहर लागू नहीं हो सकती है। फिर 245 का 3 कहता है कि संसद अतिरिक्त संसदीय विधान यानी कि अतिरिक्त कानून बना सकती है जो कि भारत के नागरिक एवं उसके संपत्ति विश्व में कहीं पर भी हो। अगर भारत का नागरिक है उसका विश्व में कहीं भी संपत्ति हो उस पर लागू होगा। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं संसद कानून कहाँ लागू नहीं होगा और विधानमंडल कानून कहाँ लागू नहीं होगा। इसका आप शॉर्ट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने देखा कि
संसद के कानून कहाँ कहाँ पर लागू होते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि संसद कानून कहाँ पर लागू नहीं होता है। संसद के कानून निम्न क्षेत्रों पर लागू नहीं होंगे। निम्न क्षेत्र कौन कौन से हैं? पहला क्या रहा कि पहला चीज, राष्ट्रपति 4 केंद्र शासित क्षेत्रों में शांति, उन्नति एवं अच्छी सरकार के लिए। 3 चीजें कह रहा है। राष्ट्रपति 4 केंद्र शासित प्रदेशों में, पहला चीज शांति बनाने के लिए और उसका उन्नति यानी कि विकास करने के लिए और अच्छी सरकार के लिए नियम बना सकते हैं। यानी कि पहला चीज करा कि राष्ट्रपति खुद 4 केंद्र शासित प्रदेशों में नियम बना सकते हैं। किस चीज के लिए? उन्नति के लिए, वहां पर विकास अच्छी सरकार के लिए और वहां पर शांति बनाए रखने के लिए। वह क्षेत्र कौन कौन से हैं? पहला है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, यानी कि पहला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। दूसरा है लक्षद्वीप, तीसरा है दादरा एवं नागर हवेली, चौथा है दमन एवं दीव। यानी कि इन 4 केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव के लिए राष्ट्रपति वहां शांति, उन्नति और अच्छी सरकार के लिए कानून बना सकते हैं। फिर दूसरी बात क्या कह रहा है? राज्यपाल को इस बात की शक्ति प्राप्त है कि वह संसद के किसी भी विधेयक को सूचीबद्ध क्षेत्रों में लागू ना करे या उसमें कुछ विशेष संशोधन करके लागू करे। यानी कि दोस्तों, जो ये 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं, पहला अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा एवं नागर हवेली, दमन एवं दीव, यहाँ के जो राज्यपाल होंगे, जो संसद कानून बनाएगी, वहां पर वह चाहे लागू करें या उस कानून को मतलब उस कानून को संशोधित करें, यानी कि उस क्षेत्र के हिसाब से उस कानून क्या करें? संशोधित करें। अगर मान लो संसद ने कानून बना दिया कोई पूरे भारत के लिए, तो जो कानून है इन 4 क्षेत्रों में, जो इन 4 क्षेत्र हैं, इनके लिए अच्छा नहीं, यानी कि इनकी परिस्थितियों के हिसाब से वह कानून सही नहीं बैठ रहा है। तो वहां के राज्यपाल ये चाहेंगे कि उसको कुछ संशोधित कर दें, यानी कि उस परिस्थितियों के हिसाब से उसको संशोधित करके वहां पर लागू कर सकते हैं। ये भी चीज वह चाहे तो लागू भी ना करें या चाहे तो उसको परिस्थितियों के हिसाब से संशोधित करके लागू कर सकते हैं। यह है दूसरी बात। फिर तीसरी बात है, असम का राज्यपाल संसद के किसी भी विधेयक को जनजातीय क्षेत्र में लागू ना करे या कुछ विशिष्ट परिवर्तनों के साथ लागू कर सकता है। यानी कि असम के राज्यपाल को भी एक शक्ति है। पहला तो 4 राज्यपाल मतलब 4 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन असम क्या है? पूर्ण राज्य है। लेकिन असम का जो राज्यपाल है उसके पास भी यह शक्ति है कि वह जो भारतीय संसद द्वारा जो कानून है, जो विधेयक है, उसको जो वहां की जनजातीय क्षेत्र है, मतलब हर क्षेत्र में नहीं, वहां का जो असम का जो जनजातीय क्षेत्र है, जो ट्राइबल एरियाज हैं, वहां पर चाहे लागू करे, वहां पर चाहे लागू ना करे। क्या कह रहा है? जो संसद कानून बनाएगा असम के लिए, मतलब जो भारत का कानून बनेगा, लेकिन असम का जो राज्यपाल होगा और असम का जो जनजातीय क्षेत्र है वहां पर लागू ना करे, उसके पास यह शक्ति है कि वहां पर लागू है ना करे, या तो लागू करे भी तो कुछ विशिष्ट प्रावधान को क्या करे? संशोधित कर दे, यानी कि कुछ अमेंडमेंट करके वहां पर लागू कर सकते हैं, यानी उस परिस्थितियों के हिसाब से बदल सकता है कानून को वहां का राज्यपाल, फिर उसको लागू कर सकता है। ये थी 3 बातें, अनुच्छेद 245 की ये बातें हैं। तो पहला चीज है कि राष्ट्रपति को इस बात की शक्ति है कि 4 केंद्र शासित प्रदेशों में शांति, उन्नति और अच्छी सरकार के लिए कानून बना सकते हैं, यानी नियम बना सकते हैं। नियम कौन कौन से 4 क्षेत्र हैं?
केंद्र शासित प्रदेश। पहला है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दूसरा है लक्षद्वीप, तीसरा है दादरा एवं नागर हवेली, चौथा है दमन एवं दीव। फिर दूसरी बात क्या कहता है, राज्यपाल को इस बात की शक्ति प्राप्त है कि वह संसद के किसी भी विधेयक यानी कि किसी विधेयक को सूचीबद्ध क्षेत्र यानी कि इन चारों क्षेत्रों में लागू ना करे। यानी कि जो यहाँ के राज्यपाल हैं उनको इस बात की शक्ति है कि संसद का कोई भी विधेयक हो, इन चारों क्षेत्रों में उसे इस बात की शक्ति है कि वह लागू ना करे। अगर वह लागू करे भी तो क्या करे, विशिष्ट संशोधनों के साथ परिवर्तन करके वह लागू कर सकता है। अगर कानून बैठ नहीं रहा परिस्थितियों के हिसाब से तो वहां का राज्यपाल उसमें संशोधन करके उस कानून को लागू कर सकता है। फिर तीसरी बात, असम का राज्यपाल संसद के किसी भी विधेयक को, जो असम का राज्यपाल है, संसद के किसी भी विधेयक को जनजातीय क्षेत्र में लागू ना करे। वह चाहे तो जनजातीय क्षेत्र में लागू ना करे, मतलब और अदर क्षेत्र में लागू कर सकते हैं जनजातीय क्षेत्र में, या कुछ विशिष्ट परिवर्तन या कुछ उसमें बदलाव करके लागू कर सकता है। ये थी बातें। फिर एक बात और है, राष्ट्रपति को इस तरह की शक्ति जनजातीय क्षेत्रों मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के लिए प्राप्त है। यानी कि जो शक्ति असम के राज्यपाल को प्राप्त है कि जनजातीय क्षेत्रों पर लागू ना करे वह कानून, अगर चाहे भी तो विशिष्ट परिवर्तन करके लागू कर सकता है, वही शक्ति राष्ट्रपति को असम आज राष्ट्रपति को मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, तीन राज्य मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में भी कर सकता है। यानी कि राष्ट्रपति मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में संसद के किसी भी विधेयक को लागू ना करे या उसमें कुछ परिवर्तन करके, वहां के जो जनजातीय क्षेत्र हैं वहां पर लागू ना करे या उसमें कुछ परिवर्तन करके लागू कर सकता है। तो यह बात थी अनुच्छेद 245 की। इसको हम लोगों ने एकदम डिटेल में डिस्कस किया है, किसी भी एग्जाम्स के लिए यह महत्वपूर्ण है, चाहे कोई भी एग्जाम्स हो। फिर इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं अनुच्छेद 246 क्या कहता है। अनुच्छेद 246 दोस्तों, अनुच्छेद 246 केंद्र एवं राज्य के बीच विधायी विषयों का बंटवारा करता है। जो अनुच्छेद 246 है यह कहता है केंद्र और राज्यों के बीच विषयों का बंटवारा करता है। लेकिन दोस्तों हम लोग यह भी जानते हैं जो विषयों का जो चर्चा है वह भारतीय संविधान के अनुसूची 7 में एकदम अच्छे तरीके से सभी विषयों को लिखा गया है कि कौन कौन से विषय संघ सूची में है, कौन से विषय राज्य सूची में और कौन से विषय समवर्ती सूची में। उसमें 3 स्तरीय व्यवस्था की गई है, पहला संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची, जिसे कहते हैं यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। तो हम लोग 7वीं अनुसूची के आधार पर त्रिस्तरीय विषयों का बंटवारा को देखते हैं। पहला है इसमें संघ सूची, यह अनुच्छेद 246 में किया गया है, इस बात को ध्यान रखना। संघ सूची, इसमें दोस्तों वर्तमान समय में 100 विषय हैं। जो संघ सूची केंद्र सरकार के पास है, यह वर्तमान में 100 विषय हैं, लेकिन मूल रूप से इसमें 97 विषय थे। अगर पूछ ले कि वर्तमान समय में संघ सूची में कितने विषय हैं तो वह होगा 100। अगर यह भी पूछ ले कि मूल रूप से यानी कि जब पहले था शुरू में जब संविधान लागू हुआ तो उस समय यूनियन लिस्ट यानी कि समवर्ती, उस समय यानी कि यूनियन लिस्ट संघ सूची में कितने विषय थे तो थे 97। उस समय संघ सूची में 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में कितने 100। ये है वर्तमान के 100 विषय हैं और मूल रूप से 97 यानी कि 97 विषय थे संघ सूची में। फिर दूसरा था राज्य सूची। राज्य सूची दोस्तों, राज्य सूची में इस समय जो है 59 कितने 59 यानी कि 59 विषय हैं। जो राज्य सूची है इस समय इसमें 59 यानी कि 59 विषय हैं, लेकिन इसमें मूल रूप से जो था इसमें 66 यानी कि 66 विषय थे। मूल संविधान में 66 विषय थे, वर्तमान में कितने 59 यानी कि 59 विषय राज्य सूची में। फिर आता है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची दोस्तों होता है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। इसमें वर्तमान समय में 52 यानी कि 52 विषय हैं और मूल रूप से इसमें 47 विषय थे। यानी कि मूल संविधान में समवर्ती सूची में 47 विषय थे, वर्तमान समय में इसमें 52 विषय हैं।
तो उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। फिर अब हम लोग एक-एक विषयों को डिस्कस करते हैं। पहले संघ सूची, फिर राज्य सूची, फिर समवर्ती सूची को एकदम अनुच्छेद वाइज़ डिस्कस करते हैं। उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं तीनों सूचियों के बारे में, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में। क्या क्या इन तीनों सूचियों में प्रावधान है और कौन कौन से लोग इन सूचियों पर कानून बना सकते हैं। तो दोस्तों पहला आता है संघ सूची। पहला है संघ सूची। कह रहा है संघ सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है। यानी कि दोस्तों जो संघ सूची है इस पर कानून बनाने की शक्ति केवल संसद के पास ही है। यानी कि संघ सूची के विषय पर केवल संसद ही कानून बना सकते हैं, यानी कि संघ सरकार कानून बना सकते हैं। इस सूची में इस समय 100 विषय हैं। दोस्तों इस सूची में इस समय 100 विषय हैं, लेकिन मूल सूची में 97 विषय थे, यानी कि 97 विषय थे मूल सूची में। वर्तमान समय में 100 विषय है। अगर सवाल पूछ ले कि संघ सूची में वर्तमान समय में कितने विषय हैं, तो वह होगा 100। अगर पूछ ले कि मूल सूची में संघ सूची में कितने विषय थे, तो होगा 97, यानी कि 97। जैसे रक्षा के क्षेत्र में, यानी कि रक्षा के मामले में, डिफेंस के मामले में अगर कानून बनाना हो तो वह केवल संसद कानून बनाएगी। बैंकिंग में कानून बनाएगी, किस बैंक को किस बैंक में मर्ज करना है, बैंक के नियम क्या होंगे, इसके प्रावधान क्या होंगे, इन सब मामलों पर कानून बनाने की शक्ति केवल संसद के पास है। विदेश, यानी कि विदेश के मामले हैं, विदेशी मामले, विदेशों के साथ संबंध, अच्छे संबंध, बुरे संबंध, विदेशों में क्या भेजना है, क्या लाना है, इन सब चीजों पर, विदेशों से व्यापार कैसे कर रहा है, तो ये सब चीजें केवल संसद ही करेगी। मुद्रा से संबंधित जो भी कानून है वह बनाएगी संसद, करेंसी, रुपए से संबंधित कानून। बीमा से संबंधित कानून भी संसद बनाएगी। इंश्योरेंस कि देश में इंश्योरेंस पॉलिसी कैसी होगी, क्या चीजें होंगी इंश्योरेंस में, क्या प्रावधान किए जाएंगे, ये सब चीजें करेगी केवल संसद। संचार, यानी कि संचार से संबंधित जो भी कानून बनेंगे, संचार से, जैसे मोबाइल कंपनियां हो गई, सिम से हो गई, ये सब चीजें पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। कि देश में इंटरनेट के रूल क्या होंगे, इंटरनेट की नीलामी कैसे होगी, ये सब चीजें कानून कर संसद करेगी। आणविक ऊर्जा, यानी कि एटम बम, एटॉमिक चीजों से संबंधित जो भी चीजें हो भी केंद्र सरकार, यानी कि संसद उस पर कानून बनाएगी। केंद्र राज्य व्यापार, केंद्र और राज्यों के बीच व्यापार के नियम क्या होंगे, किस प्रकार के बंटवारे होंगे, ये सब कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। जनगणना, जो देश में सेंसस होते हैं, जनगणनाएं जो होती हैं, इसको करवाने की शक्ति संसद के पास है। कि कब जनगणना होंगे, कब आम जनगणना होंगे, कब जातिगत जनगणना होंगे, कब धार्मिक जनगणना होंगे, ये सब काम है संसद के पास। लेखा परीक्षा से भी संबंधित काम संसद के पास है, कानून बनाने का काम संसद के पास है। तो यह हो गया संघ सूची का कुछ विषय, ये जो महत्वपूर्ण विषय हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है राज्य सूची, यानी कि स्टेट लिस्ट। इसे कहते हैं यूनियन लिस्ट संघ सूची को, और इसे कहते हैं स्टेट लिस्ट, यानी कि राज्य सूची। देखो इसमें क्या प्रावधान है, राज्य विधानमंडल को सामान्य परिस्थितियों में राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। यहां एक चीज लिखा है, सामान्य परिस्थितियों में राज्य को, यानी राज्य विधानमंडल को राज्य सूची के विषय में समान परिस्थितियों में कानून बनाने की शक्ति प्राप्त। समान परिस्थितियां मतलब जब देश किसी देश से युद्ध नहीं लड़ रहा है, जब देश में कोई आर्थिक संकट नहीं है, जब देश में कोई इमरजेंसी नहीं लगा हुआ, यानी आपातकाल घोषित नहीं है, तो जब देश आराम से एकदम सुचारू रूप से चल रहा है बिना किसी परेशानियों के, तो राज्य विधानमंडल राज्य से संबंधित विषय पर जो है उस पर कानून बना सकती है। लेकिन अगर देश में इमरजेंसी लगे, देश में वित्तीय संकट है,
तो कानून कौन बनाएगा? तो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसी 5 परिस्थितियों के बारे में जब राज्य के विषय पर भी केंद्र सरकार यानी कि संसद कानून बना सकती है राज्यों के लिए। वह कब होगी परिस्थितियां, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो समान परिस्थितियों में राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। इस समय कुल 61 विषय हैं जो राज्य सूची में वर्तमान समय में कुल 61 विषय हैं, यानी कि 61 ऐसे मामले हैं जिस पर समान परिस्थितियों में राज्य विधानमंडल कानून बना सकती है। लेकिन मूल सूची में 66 थे, यानी कि 66 थे मूल सूची में, जिससे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची के 5 विषय, अभी हम 5 विषयों के बारे में डिस्कस करेंगे। समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय थे, ये 5 विषय राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसमें कुछ है जैसे सार्वजनिक व्यवस्था, अगर सार्वजनिक व्यवस्था संभालना हो, पब्लिक से मतलब कि व्यवस्थाएं क्या चाहिए, क्या व्यवस्थाएं करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, ये सब चीजें राज्य संभालेगी। पुलिस के मामले जो है, पुलिस किसमें है, राज्य के पास है। जो राज्य में पुलिस जो कार्य होगा, पुलिस की भर्तियां कैसे होंगी, पुलिस क्या कार्य करेगी, कौन कौन एसपी बनेगा, कौन डीएसपी होगा, कौन कहाँ किस राज्य में रहेगा, मतलब किस जिले में रहेगा, किस मंडल को कौन संभालेगा, ये केंद्र राज्य सरकार करती है ये कार्य। पुलिस से संबंधित जितने भी कार्य राज्य सरकार करेगी। जन स्वास्थ्य एवं सफाई, यानी कि स्वास्थ्य की चीजें, जन स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ से रिलेटेड चीजें और स्वच्छता से रिलेटेड चीजें जो हैं वह राज्य सरकार करेगी। कृषि से संबंधित जो कानून है, जो नियम है, ये भी राज्य सरकारें बनाती हैं। इसमें लेकिन केंद्र सरकार भी इस पर बना सकती कानून, अलग मामले में, लेकिन जो राज्य में कृषि है वो चलेगी। जेल का प्रशासन कैसे होगा, जेल कैसे चलेगी, ये भी राज्य सरकार बनाएगी। स्थानीय शासन, जो ग्राम पंचायत स्तर पर होती है, ग्राम पंचायत और नगर पंचायत के स्तर पर जो चुनाव होते हैं, ये सब चीजें कौन कैसे होगा, क्या हैंडल होगा, क्या चीज किया जाएगा, इस चीजों को मतलब कि कैसे चलेगी स्थानीय शासन, इसको भी डिसाइड करेगी राज्य सरकार। तो उम्मीद करते हैं इतना समझ में आया होगा। फिर इसके बाद है तीसरी सूची जिसका नाम है समवर्ती सूची, इसको कहते हैं कॉनकरेंट लिस्ट भी कहते हैं। इसमें क्या चीजें इसको समझते हैं। कहते हैं इस सूची के संबंध में संसद व विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। दोस्तों, जो संघ सूची है इस पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास, जो विधानमंडल है जो राज्य सूची है, समान परिस्थितियों में कानून बनाने की शक्ति राज्य विधानमंडल के पास। लेकिन समवर्ती सूची में जो कानून बनाने की शक्ति है यह दोनों के पास है, राज्य विधानमंडल और संसद के पास। इस सूची में इस समय 52 विषय हैं। कितने हैं? 52। वर्तमान समय में अगर पूछ ले समवर्ती सूची में कितने विषय हुआ है? 52। जबकि मूल सूची में 47 थे। अगर पूछ ले वर्तमान समय में समवर्ती सूची में कितने विषय हुआ है? 52। अगर पूछ ले मूल सूची में कितने थे तो 47। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में शामिल किया गया। दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा राज्य सूची के विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया गया, जो थे शिक्षा, वन, मापतौल, वन्य जीव एवं पंछियों का संरक्षण, न्याय का प्रशासन, ये सब चीजें शामिल की गई समवर्ती सूची, यानी कि समवर्ती सूची में। कौन कौन सी? शिक्षा, वन, मापतौल, पहला था शिक्षा, दूसरा था वन, तीसरा था मापतौल, चौथा था वन्य जीव एवं संरक्षण, पांचवा था न्याय का प्रशासन। इन 5 चीजों को राज्य सूची से संघ सूची में शामिल किया गया। और भी विषय इस पर कुछ है जैसे आपराधिक कानून प्रक्रिया, विवाह एवं तलाक। आपराधिक कानून प्रक्रिया पर दोनों मतलब बना सकते हैं। विवाह और तलाक के नियम क्या होंगे, इस पर भी कानून दोनों लोग बना सकते हैं। जनसंख्या नियंत्रण कैसे होगा, इस पर भी कानून बना सकते हैं।
परिवार नियोजन कैसे होगा, इस पर भी कानून बना सकते हैं दोनों लोग। बिजली आदि इन सबसे संबंधित चीजों पर कानून बनाने की शक्ति जो है वह है संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के पास। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसमें कुछ प्रावधान, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों ये जो तीनों सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, अगर इन तीनों सूचियों में जो विषय शामिल हैं, अगर इन विषयों के अतिरिक्त कोई अन्य विषय आ जाए जिसे अवशिष्ट सूची कहते हैं, अन्य विषय आ जाए तो उन पर कानून बनाने की शक्ति संसद को होगी। तो इसको लोग समझते हैं, वे विषय जो तीनों सूचियों में शामिल नहीं है, यानी कि ये तीनों सूचियां संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में शामिल नहीं है, वह कोई विषय जो इन तीनों सूची में शामिल नहीं है, अवशिष्ट सूची, क्या एक अवशिष्ट सूची को उसमें शामिल होगी, अवशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार संसद को है। यानी कि इन तीनों सूचियों के अतिरिक्त जो विषय हैं, इनमें जो विषय हैं उनके अतिरिक्त कोई अन्य विषय आ जाए तो उस पर कानून बनाने की जो शक्ति होगी वह संसद के पास होगी, राज्य विधानमंडल के पास नहीं होगी। तो यहां तक समाप्त हुआ सूचियों का कार्य। अब हम लोग समझते हैं कि राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास किन किन परिस्थितियों में होगी, तो उसको समझते हैं। संविधान संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार 5 परिस्थितियों में दिया है। दोस्तों भारत जो संविधान है यह संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने की शक्ति 5 परिस्थितियों में दिया है। वह कौन सी 5 परिस्थितियां हैं? पहला है अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 अनुच्छेद 249 यह कहता है कि यदि राज्यसभा यह घोषणा कर दे कि राष्ट्रहित में यह आवश्यक है कि संसद को राज्य सूची के मामले में कानून बनाना चाहिए, तब संसद इस मामले पर कानून बनाने में सक्षम हो जाएगी। यानी कि दोस्तों अनुच्छेद 249 यह कहता है, जो पहला परिस्थिति है, यह कहता है कि अगर राज्यसभा जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, राज्यसभा अगर यह घोषणा कर दे कि संसद को इस मामले में राष्ट्रहित में कानून बनाना चाहिए, तो संसद उस मामले पर कानून बनाने में सक्षम हो जाएगी। यानी कि ऐसा कोई मामला रहे जिस पर राज्यसभा यह घोषणा कर दे, लेकिन राज्यसभा यह कहे कि इस मामले पर जो कानून बनाना चाहिए या संसद को बनाना चाहिए, तो संसद उस मामले पर कानून बनाने में सक्षम हो जाएगी। लेकिन राज्यसभा के कितने सदस्य का समर्थन होना चाहिए? तो दोस्तों इसमें एक चीज लिखा है, इस तरह के किसी भी प्रस्ताव को उपस्थित सदस्यों का 2/3 समर्थन मिलना चाहिए। यानी कि ऐसा तो नहीं है कि राज्यसभा के 10 सांसद खड़े हो गए हैं और कहें कि संसद को इस मामले पर कानून बनाना चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। राज्यसभा के 2/3 सांसद यानी कि 66% जो सांसद हैं वह यह कहे कि संसद को इस मामले पर राष्ट्रहित में कानून बनाना चाहिए, यह आवश्यक है, तो संसद कानून बनाएगी। लेकिन 2/3 सदस्य जो उस समय उपस्थित सदस्य होंगे, उपस्थित सदस्यों का, एक चीज ध्यान रखें, उपस्थित सदस्यों का 2/3 समर्थन होना चाहिए। यह कानून 1 वर्ष के लिए प्रभावी रहेगा। लेकिन जो कानून संसद बनाएगी राज्य सूची के मामलों में राज्यसभा के कहने पर, वह कानून केवल 1 साल तक प्रभावी रहेगी। लेकिन उस कानून को असंख्य बार, यानी कि जितनी बार चाहें उतनी बार बढ़ाया जा सकता है। इसे असंख्य बार बढ़ाया जा सकता है। इस कानून को असंख्य बार बढ़ाया जाए, यानी कि जितनी बार मन को उतनी बार बढ़ाया जा सकता है, परंतु इसे एक बार में केवल 1 वर्ष ही बढ़ाया जा सकता है, 1 वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। अनुच्छेद 249 के तहत
अगर राज्यसभा यह कह दे कि राष्ट्रहित में संसद को इस मामले पर कानून बनाना चाहिए, तो संसद उस मामले पर कानून बनाने में सक्षम हो जाएगी। लेकिन राज्यसभा के उपस्थित सदस्यों के 2/3 का समर्थन होना चाहिए, यानी कि 66% सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। और इस प्रकार का कानून जो होगा 1 वर्ष के लिए ही मान्य होगा, लेकिन इसे असंख्य बार बढ़ाया जा सकता है, यानी कि जितनी बार चाहे उतनी बार बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक बार में केवल 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है, उससे अधिक नहीं। लेकिन यह भी बात है, यह व्यवस्था राज्य विधानमंडल को समान मुद्दे पर कानून बनाने से नहीं रोकेगी। लेकिन अगर उसी मुद्दे पर, जिस मुद्दे पर संसद ने कानून बनाया है, अगर राज्य विधानमंडल भी चाहे कानून बनाना तो वह भी बना सकती है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो यह था पहला परिस्थिति जिसे अनुच्छेद 249 में वर्णित है। फिर इसका आता है दूसरा परिस्थिति जो अनुच्छेद 250 में वर्णित है। यह दूसरा परिस्थिति यह है, राज्यसभा के विषयों पर कानून बनाने की संसद की शक्ति। अगर देश में आपातकाल लागू हो तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो दोस्तों दूसरी जो परिस्थिति है राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने की, तो यह है कि अगर देश में आपातकाल लागू हो तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। अगर देश में क्या आपातकाल लागू है तो यानी कि इमरजेंसी, तो संसद राज्यसभा के विषयों पर कानून बना सकती है। ऐसा कानून आपातकाल के समाप्त होने के 6 माह तक ही लागू रहेगी। लेकिन दोस्तों जो संसद आपातकाल के दौरान राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाएगी, वह कानून केवल आपातकाल समाप्त होने के 6 माह तक, यानी कि 6 महीने तक ही प्रभावी रहेगी, उसके बाद नहीं रहेगी। राज्य विधानमंडल को की समान मुद्दे पर कानून बनाने की शक्ति प्रतिबंधित नहीं होगी। लेकिन दोस्तों अगर संसद कानून बना दी इमरजेंसी के दौरान राज्यसभा के विषयों पर, अगर उस पर विधानमंडल भी कानून बनाना चाहे तो प्रतिबंधित नहीं होगी। लेकिन अगर दोनों के कानून में टकराव हो रहा है कि दोनों के एकदम कानून में टकराहट है, तो उस पर संसद का जो कानून रहेगा वह हावी रहेगा, संसद कानून ही मान्य होगा। टकराव की स्थिति में संसद का कानून हावी रहेगा। तो दोस्तों ये 2 परिस्थितियां थी, अभी बाकी 3 परिस्थितियां और हैं, उसमें हम लोग समझते हैं कि और कौन कौन से मामले पर और कब संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों तीसरी परिस्थिति है राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की संसद की। अनुच्छेद 252 कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक राज्यों के विधानमंडल प्रस्ताव पारित करें कि राज्य सूची के मामले पर संसद कानून बनाए, तब संसद उस मामले के संबंध में कानून बना सकती है। यानी कि अनुच्छेद 252 कहता है कि जब 2 राज्य या 2 से अधिक राज्य अपने विधानमंडल में यह प्रस्ताव पारित करें कि संसद इस मामले पर, जो राज्य सूची का है, इस पर कानून बनाए, तो उस मामले पर संसद कानून बना सकती है। नोट, लेकिन क्या चीज है, यह कानून उन्हीं राज्यों में प्रभावी होगा जिन्होंने इसे बनाने के संबंध में प्रस्ताव पारित किया था। राज्य सूची के मामले पर संसद जो कानून बनाएगी, यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के प्रस्ताव पर जब संसद कानून बनाएगी कि मतलब किसी भी मामले पर, तो जो वह कानून होगा राज्य सूची का, वह उन्हीं राज्यों पर लागू होगी जो उन्हें प्रस्ताव दिए थे। यानी कि मान लो उत्तर प्रदेश, बिहार या पश्चिम बंगाल, ये तीनों राज्य अपने विधानमंडल में एक प्रस्ताव पारित करते हैं कि राज्य सूची का मान लो ये विषय है, इस पर कानून संसद बनाए, तो उस कानून इस पर क्या करेगी, संसद कानून बना देगी। लेकिन जो संसद कानून बनाएगी यही तीनों राज्यों पर लागू होंगे, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल। लेकिन दोस्तों अगर कोई और राज्य चाहे, जो मतलब अगर कानून बन गया तो कोई और राज्य इसे लागू करना चाहती है अपने यहाँ, तो वह राज्य अपने विधानमंडल से
प्रस्ताव पारित करवाएगी, तो वहां पर भी लागू हो जाएगा वह कानून। लेकिन फिर इसके बाद क्या है, कोई अन्य राज्य अभी अपने विधानमंडल से यह प्रस्ताव पारित कर इस कानून को अपने यहाँ लागू कर सकते हैं। यानी कि कोई अन्य राज्य भी, यानी जो राज्य प्रस्ताव दिए थे उनके अन्य भी कोई राज्य अगर इस कानून को लागू करना चाहती है अपने यहाँ, तो अपने विधानमंडल से प्रस्ताव पारित करके वह कानून लागू कर सकती है। लेकिन इस प्रकार के कानून में संशोधन या पुनर्विचार केवल संसद ही कर सकती है। अगर संसद इस प्रकार का कोई कानून बनाएगी तो उस पर संशोधन, उस कानून में जो संशोधन होगा वह केवल संसद कर सकती है। अगर उस पर कोई पुनर्विचार करना हो कि ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, तो वह केवल संसद कर सकती है। ये है लिमिटेशंस। फिर अगर ऐसे मामले पर राज्य विधानमंडल की कानून बनाने की शक्ति समाप्त हो जाती है। तो ये जो राज्य विधानमंडल है, अगर मान लो कानून बना दिया संसद, जो प्रस्ताव पारित किया, जो लागू कर लिए, फिर वो चाहते कि हम इस मामले पर भी कोई कानून बनाए, तो वह लोग कानून इस मामले पर नहीं बना सकते, उनकी शक्तियां समाप्त हो जाती हैं वहीं पर। तो यह था, ऐसे दो कानून थे, बने थे इस मामले पर, जिस पर प्रस्ताव लेकर बनवाया गया था। वह है पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम 1955। एक अधिनियम था पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम 1955 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुच्छेद 252 के तहत ही बनवाया गया था। पुरस्कार प्रतियोगिता अधिनियम 1955 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। तो उम्मीद करते हैं ना समझ में आया होगा। बाकी दो छोटे छोटे और हैं, उनको हम लोग देखते हैं, फिर इसको विधायी संबंध को हम लोग समाप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रशासनिक संबंधों के बारे में। अब हम लोग समझते हैं चौथी और पांचवी परिस्थिति के बारे में, जब संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाती है। चौथी परिस्थिति है अनुच्छेद 253। अनुच्छेद 253, अनुच्छेद 253 कहता है कि संसद राज्य सूची के किसी भी मामले में अंतरराष्ट्रीय संधि या समझौते को लागू करने के लिए कानून बना सकती है। यानी कि दोस्तों अनुच्छेद 253 यह कहता है कि संसद राज्य सूची के किसी भी मामले पर अंतरराष्ट्रीय संधि और समझौते को लागू करने के लिए कानून बना सकती है। जैसे कोई अंतरराष्ट्रीय संधि हुई और समझौता हुआ, तो उसको अपने देश में लागू करना है, लेकिन विषय आ रहा है राज्य सूची का, तो वह संसद उस पर क्या कानून बना सकती है अंतरराष्ट्रीय संधि और समझौतों को लागू करने के लिए। इसका उदाहरण है जिनेवा समझौता 1960। 1960 में जिनेवा समझौता हुआ था, उसको भी लागू की थी कब, राज्य सूची के विषय पर कानून बनाकर। अपहरण के खिलाफ अधिनियम 1982। अधिनियम 1982 अपहरण के खिलाफ अधिनियम 1982 को भी लागू करने के लिए संसद ने राज्य सूची के विषय पर कानून बनाया था 1982, और यह था अनुच्छेद 253 के तहत। तो दोस्तों यह था चौथा परिस्थिति, जब संसद राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाती है। और पांचवा और अंतिम परिस्थिति है अनुच्छेद 356। दोस्तों अनुच्छेद 356 है राष्ट्रपति शासन से संबंधित। अनुच्छेद 256 नहीं, अनुच्छेद 356 है। ये अनुच्छेद 356 कहता है कि जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो तो संसद संबंधित राज्य के लिए राज्य के विषयों पर कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है। दोस्तों अगर किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है तो संसद उस राज्य के लिए राज्य के विषयों पर कानून बना सकती है। यह कहता है अनुच्छेद 356। लेकिन इस तरह का कानून राष्ट्रपति शासन हटने के बाद भी लागू रहता है। जो यह कानून है राष्ट्रपति शासन अगर हट जाए उसके बाद भी लागू रहता है। लेकिन ऐसे कानून को राज्य विधानमंडल द्वारा रद्द या परिवर्तित या पुनः लागू किया जाता है। लेकिन दोस्तों अगर राष्ट्रपति शासन के दौरान किसी राज्य में राज्य के विषय पर संसद कानून बना दी और वहां से राष्ट्रपति शासन हट गया, अगर फिर नई सरकार चुन के आई, नए विधानमंडल का गठन हुआ, तो जो नया विधानमंडल का गठन होगा अगर वह चाहे तो उस कानून को रहने दे या उस कानून में को रद्द कर दे कि इस कानून की हमको जरूरत नहीं, हम अपना नया कानून
बनाएंगे राज्य विधानमंडल, या उस कानून में कोई परिवर्तन कर दे कि कुछ परिवर्तन करके उसको लागू रखे रहे, या फिर उसे पुनः लागू कर सकती है उस कानून को। तो दोस्तों यहाँ पर समाप्त होता है केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंध, जो अनुच्छेद 245 से लेकर 255 तक था। इसको हम लोगों ने एकदम डिटेल में डिस्कस किया। यह क्लास सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है जहां भी पॉलिटी पूछा जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे केंद्र राज्य संबंधों के बारे में ही, लेकिन प्रशासनिक संबंध, केंद्र राज्यों के बीच जो प्रशासनिक संबंध होते हैं, नेक्स्ट क्लास में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जय हिंद।